हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपर स्टॉक। गाइस, ये टॉपर स्टॉक की सीरीज में एक और सेशन है जहां पर हम बात करते हैं गेट 2025 के टॉपर्स के साथ और जानते हैं उनकी स्ट्रेटजीज, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए। एंड गाइस, ये स्ट्रेटजीज जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार अगर आप ये स्ट्रेटजीज जान जाओगे और उन्हें फॉलो करोगे ना अपनी जर्नी के अंदर, तो आप भी इनकी तरह ही अगले साल या उससे अगले साल एक टॉपर बन सकते हो। किसी ने बोला है कि अगर एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो किया जाए तो आप भी बड़े आसानी से सक्सेसफुल बन सकते हो। यही शॉर्टेस्ट पाथ है सक्सेस को करने का। तो गाइस, आज मेरे साथ एक टॉपर है, गेट 2025 के टॉपर। उनसे बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठे और जो भी चीजें वो टॉपर बताएंगे उन चीजों को सीरियस होकर नोट करो। एंड गाइस, उनकी जर्नी से इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर आप भी अपनी एक ऐसी जर्नी अगले साल तक बनाओ। सो वेलकम अमन कुमार गुप्ता टू द सेशन। थैंक यू सर। तो अमन, पूरी बात करेंगे हम बच्चों से और काफी सारी चीजें इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दो। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ से आपने बीटेक किया है और आपने गेट एग्जाम कब दिया था? हेलो गाइस एवरीवन, my name is Aman Kumar Gupta and I have done my BTech from Madan Mohan Malviya University of Technology, which is situated in Gorakhpur, in 2023, and I am currently pursuing masters from IIT BHU, and in GATE 2025 I secured 57.33 marks. अमेजिंग, दैट्स ट्रूली अमेजिंग। तो अमन, काफी सारी बातें हमें करनी है ना। और हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस गेट एग्जाम की जर्नी की कि ये गेट एग्जाम की जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितने किस तरह से, मतलब ये जर्नी तुमने आगे कंटिन्यू करी। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा, सेकंड अटेम्प्ट में क्या रहा। तो जर्नी एक बार ब्रीफ में अपनी पूरी गेट एग्जाम की जर्नी, जिस दिन तुमने सोचा था कि मैं गेट देने वाला हूं उस दिन से लेके इस गेट 2025 तक की जर्नी। यस सर, जर्नी तो स्टार्ट होती है सर गेट 2022 के बाद से। सर गेट 2022 का फॉर्म सब भर रहा था तो हमने भी भर दिया था। गेट और फिर 2022। हाँ सर, और उस साल का पेपर ही सर सबसे अलग था, अभी तक का सबसे अलग पेपर गेट 2022 का ही रहा है। डेफिनेटली तो सर डेफिनेटली। वहाँ पे गए तो बस एप्टीट्यूड ही हो पाया था और बाकी सीटी सर आपसे पढ़ के गए थे, तो सीटी के एक दो क्वेश्चन हो गए थे, 2 क्वेश्चन। और ठीक है ठीक है। मिला के सर 15 या 16 मार्क्स आ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहे थे। और सर हाँ। कुछ पढ़े भी नहीं थे, बस सीटी बस पढ़े थे क्योंकि अच्छा सेमेस्टर में अच्छा। वही चल रहा था, हाँ। तो बस वही फॉलो किए थे आपसे। ओके और फिर ओके। सर उसके बाद 2022 में सर 22 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था और 15-16 नंबर रह गए थे। ठीक है। और सर पेपर देख के तो एकदम डर सा लग गया था कि गेट कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हाँ। गेट इतना ही टफ होता है क्या। फिर सबने कहा कि तैयारी करो और कुछ तो ऑप्शन है नहीं केमिकल में, अच्छा इससे अच्छा। कुछ बेहतर पाने के लिए गेट करना पड़ेगा केमिकल में। हम्म तो सर फिर गेट 2023 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। हम्म। और सर गेट 2023 में लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ के गए थे सर, थर्मो को ही लगभग छोड़े थे सर, क्लासिकल थर्मो कह सकते हैं। गेट 2023 के लिए, ठीक यस है। सर, लेकिन सर इसमें पीवाईक्यू वगैरह सही से यूज नहीं किए थे, लगाए नहीं थे, तो उसमें रैंक अच्छा नहीं आ पाया सर। 2100 रैंक थी मेरी ठीक है। गेट 2023 में। हम्म। फिर सर अब तो कोई मतलब आईआईटी भी, सिलेबस तो कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की कहीं ना कहीं। हाँ सर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, बस हम्म। नोट्स बना लिए थे, लेक्चर देख लिए थे, बस इतना ही था। ठीक है ठीक है। फिर सर एक साल, फिर सर कुछ अब अच्छा आईआईटी भी नहीं मिलता तो फिर सोचे ड्रॉप ले लेते हैं, एक साल और अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। फिर सर गेट 2024 में फिर से सर प्रैक्टिस वगैरह किए, पीवाईक्यू किए। और सर गेट 2024 में भी सर पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाया सर जितना सोचे थे। सर गेट 2024 में तो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि मतलब इस बार तो एकदम कर देंगे, एकदम बहुत अच्छा से हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन सर पेपर दिए, फिर पेपर खराब हो गया, फिर 700 रैंक आई थी सर, 707 रैंक थी। फिर सर आपका ही सर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है वैसे। हाँ सर इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा हुआ था सर, 2100 से 700 आया था। लेकिन सर मेहनत के हिसाब से लग रहा था कि और अच्छा हो सकता था वहाँ पे, और अच्छा हो सकता है, बस ये बात है। हाँ सर, सर टेस्ट सीरीज में जितने नंबर आते थे उससे बहुत कम आ गए थे सर रियल पेपर में। फिर सर उसके बाद आपका ही सेशन देख रहे थे सर, अमन सिंह सर थे, वो भी आईआईटी बीएचयू गए थे, जर्नी बिल्कुल मैच कर रही थी, उनकी 660 रैंक थी, मेरी 707 रैंक थी।
तो सर हमें लगा कि हम भी कर सकते हैं एक बार, और फिर सर आपका ही सेशन देखे थे तो फिर डिसाइड किया कि IIT BHU लेना है, और फिर से तैयारी कर ली है, और सर फिर IIT BHU लिए और फिर तैयारी करना शुरू किए। सर बीच में तो तैयारी रुक भी गई थी, 1-1.5 महीना बिल्कुल नहीं पढ़े थे सर, पूरा दिसंबर तो हम एकदम कुछ नहीं पढ़े थे। तो मतलब टॉपर नवंबर, स्टॉक के सेशन हेल्प करते हैं? हाँ सर, टॉपर स्टॉक के सेशन हेल्प करते हैं। हम तो सर यही ग्रेट। सुन के आए थे, अमन सिंह सर का देख के आए थे। रैंक सर बिल्कुल उनका सर थर्ड, उनका भी पहले 1800 था, फिर 660 हुआ, फिर सेम 19 जर्नी हुआ था, था इनका। ऑलमोस्ट सेम जर्नी था, बिल्कुल। हाँ सर, फिर मेरा भी इसी के अराउंड था, तो हमें लगा कि हम भी कर सकते हैं। फिर सर इस बार सर 57.33 मार्क्स आ रहे हैं, रैंक तो भी सर पता नहीं है, कल पता चल जाएगा। तो गाइस, बिल्कुल ठीक बात है ना? कई बार किसी स्टूडेंट को पहले मिलता है, कई बार किसी स्टूडेंट को बाद में मिलता है, लेकिन अगर आप लगे रहते हो तो मिलता जरूर है, और डेफिनेटली मिलता है। ठीक है। और जैसे कि अमन ने अपनी जर्नी एक ब्रीफ में शेयर करी, ठीक है, अगेन ये जर्नी इसने 2 मिनट में 3 मिनट में शेयर तो कर दी है, बट इस जर्नी में जो उतार चढ़ाव रहे हैं, जितनी बार ये बना है, जितनी बार ये टूटा है, जितनी बार इसे झटका लगा है, इस सब चीजों से निकल कर इस तरह से इसने अपने आप को दोबारा बनाया, वो सारी चीजें उस जर्नी के अंदर रही है ना? तो वो चीजें भी जानना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम गेट दिया है इस बार, तो वो उस फेज में होंगे, लाइक जिनका ट्रिपल डिजिट में रैंक है, जिनका 4 डिजिट में रैंक है, जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो वो उस फेज में होंगे, इस टाइम पे शॉक के फेज में होंगे। ठीक है। तो अमन, मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुमने जैसे गेट दिया, लास्ट ईयर भी दिया, उससे पिछले साल भी दिया, और प्रिपरेशन करके दिया, जैसे लास्ट ईयर तुमने बोला कि अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया, सिलेबस भी किया, प्रिपरेशन भी की, प्रैक्टिस भी की, सब कुछ किया, लेकिन वो यस डिजायर्ड सर। जो तुमने सोचा था वो नहीं आया है, तो एक शौक लगता है यार, बहुत बड़ा धक्का लगता है। ऐसा धक्का लगता है कि शायद 15-20 दिन, 1 महीने तक तो समझ में नहीं आता कि क्या करे। ठीक है। तो उस फेज से तुमने खुद को कैसे रिकवर किया, ये बताओ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इस साल भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसी सेम फेज में हैं, तो तुम्हारी एक एक बात उन स्टूडेंट्स की शायद आगे लाइफ बना सकती है। सर जैसे कि सर गेट 2024 का जब पेपर दिए पूरा तैयारी के साथ, और सर बिल्कुल पेपर अच्छा नहीं गया था, पेपर हॉल से निकल, हेलो सर, जैसे हाँ कि जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर जैसे कि पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया था गेट 2024 के बाद, तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसा लग रहा था सर कि जैसे इतना पेपर खराब गया था कि लग रहा था कि जैसे 1400-1500 रैंक आएगी। तो सही बात है। फिर समझ में नहीं आया सर क्या करते हैं, तो फिर सर हमने बहुत जगह प्राइवेट कंपनी में ट्राई करना शुरू कर दिया कि कहीं सही जॉब ही बात कर लेते हैं, कहीं कुछ मिल जाए तो। है। फिर सर ट्राई करते करते एक सर कोई प्राइवेट कंपनी थी, और सर हम्म। वहाँ पे हमने ट्राई किया और हो भी गया, और सर हम 1 हफ्ता के लिए वहाँ गए भी थे सर। वो ठीक बात। और वो सर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराता है, और सर हाँ। IOCL पानीपत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गए थे सर। फिर ठीक है। सर वहाँ के ऑफिसरों की लाइफ देखी तो फिर हुआ कि नहीं यार, एक बार और करना है यहाँ पे इन सर। सबसे खराब चीज वहाँ की लगती थी, जैसे हम लोग जाते थे और उनकी एंट्री बिल्कुल अलग गेट से थी सर। हम लोग हाँ। जैसे लगता था कि क्या जा रहे हैं, और वो सब एकदम ऑफिसर कार से एकदम मस्ती से जा रहे हैं। फिर लगा सही कि नहीं बात यार, कर सकते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। तो है। फिर हाँ। सर हमने 1 हफ्ते में जॉब छोड़ के चला आया सर। हमने अच्छा। 16-17 मार्च को चले आए, और 18 मार्च को सर BRC का पेपर था, CBT। ओके। तो सर फिर 1 दिन 2 दिन रिवाइज किया अच्छे से, शॉर्ट नोट्स वगैरह, फिर CBT देने गए BRC का। उसी दिन रिजल्ट भी आया था सर, गेट का फाइनल रिजल्ट। तो सर रैंक भी ठीक ठाक 700 आ गई, तो फिर लगा कि चलो IIT BHU ले लेते हैं, अब वहीं से तैयारी होगी फिर। और सर फिर BRC का CBT भी क्वालिफाई हो गया था, तो फिर लगा कि नहीं तैयारी हुई यस। है, गेट का पेपर खराब हम्म। हुआ था। तो सर यहाँ से और हो गया था कि नहीं, कर लेंगे, अब कर लेंगे, हो जाएगा। हम्म। तैयारी तो डेफिनेटली आपने की थी, बस वही होता है ना, वो 3 घंटे, यस उस सर। 3 घंटे में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, सब कुछ बस उसी पे डिपेंड करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं यस है सर। कि जिनका रैंक इस बार अच्छा नहीं आया हो बट तैयारी अच्छी थी, तो बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होना है, बिकॉज आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी, आपके काम जरूर आएगी, और गेट में नहीं तो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी, किसी और एग्जाम में नहीं तो दोबारा गेट में काम आ जाएगी। लेकिन आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, और बेटर और बेटर और बेटर बनाते रहना है।
जैसे अमन ने बोला कि जब फर्स्ट टाइम उसने प्रिपरेशन करी तो सब्जेक्ट्स तो उसने पढ़े, नोट्स तो बनाए, बट प्रैक्टिस नहीं की। अब दूसरी बार जब प्रैक्टिस भी करी, टेस्ट सीरीज भी दी, तो रैंक इंप्रूव हुआ। इस बार उसी चीज को दोबारा से पढ़ा और रिफाइन किया खुद को, तो रैंक और ज्यादा इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से जैसे हम तैयारी करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, तो हम ऑब्वियसली रैंक की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट गाइस। आपको खुद को बेटर तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका कंपटीशन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से है जो पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं। तो आप जब तक खुद को बेस्ट वर्जन नहीं बनाओगे अपना, तब तक तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, है ना। तो अमन, आप मुझे बताओ, अब आपको इतना एक्सपीरियंस है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी मेरी कि मैं गेट, अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और इसी साल मुझे क्रैक करना है। मुझे मतलब 2-3 साल का ड्रॉप नहीं लेना। मैं चाहता हूँ कि मैंने आज स्टार्ट किया प्रिपरेशन और आज ही मैं तैयारी करके अगले साल तक गेट को क्रैक कर दूं, टॉप 100 के अंदर रैंक ले आऊं। तो मैं सब कुछ क्या करूं कि मेरा कुछ छूटे ना। तो आपके हिसाब से, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से, व्हाट वुड बी द परफेक्ट थिंग टू डू? सर इसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है सर, जो कि बहुत लेट समझ में आई। कि पहले एक बार तो पहले लेक्चर देख रहे हो किसी सब्जेक्ट का, उसे देखो और उसको रिवाइज करते रहो। जब तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक उसको रिवाइज करते रहो। और सर फिर साथ साथ पीवाईक्यू लगाते रहो। और ऐसे ऐसे करके बिल्कुल जब ठीक, तुमने बिल्कुल अपना ठीक। 10 सब्जेक्ट खत्म कर लिया, तो एक बार फिर सर ऐसे बीच बीच में रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू लगाते रहो। कम से कम 3-4 बार पीवाईक्यू लगा लो और एक बार अच्छे से नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहो। नोट्स तो रिवाइज होने चाहिए सर। और लास्ट तक जाते जाते शॉर्ट नोट्स बना के फिर टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो और टेस्ट सीरीज के गलतियों को एनालाइज करो। टेस्ट सीरीज का हम्म। सर गलती अगर एनालाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा सर फायदा टेस्ट सीरीज से ही मिलता है। पता चल जाता है कि गलती हम कर कहाँ रहे हैं एक्चुअली में। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और गाइस, यही करना है और यही चीज मैं आपको लगभग हर सेक्शन में बोलता हूँ। आज अमन ने भी बोल के कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये काम करके रैंक आता है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो कि जब लेक्चर्स देख रहे होते हो तो नोट्स अच्छे से नहीं बनाते हो। सुन तो लेते हो, समझ तो लेते हो, लिखते नहीं हो। गाइस, जब तक नोट्स प्रॉपर नहीं बनेंगे ना, रिवाइज किसे करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है जो तुमने सुन लिया वो तुम्हें याद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 दिन बाद सब साफ हो जाता है, वही याद रह जाता है जो नोट्स में लिखा होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द प्रॉपर नोट्स, डन। नाउ सेकंड स्टेप इज टू रिवाइज देम। और रिवाइज करने के टाइम भी बच्चे गलती ये करते हैं, वो बस आज का ही लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, पिछला भूलते रहोगे। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो शुरू से रिवाइज कर लो, पहले लेक्चर से रिवाइज करो। उसके बाद हर चैप्टर के खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू ही वो क्वेश्चंस है जो गेट में आए थे। तो उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे अपने कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली उसके बाद क्लास क्वेश्चंस भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है फॉर द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। एंड देन यस, जैसे अमन ने बोला कि लास्ट में टेस्ट सीरीज देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज टेस्ट सीरीज देकर ही आपको पता लगता है कि हम गेट एग्जाम के टाइम पे क्या क्या मिस्टेक्स करने वाले थे। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं दोगे तो वो सारी मिस्टेक जो तुमने टेस्ट में की, वो सारी मिस्टेक्स तुम गेट में करोगे, और गेट में करोगे तो साल खराब करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले टेस्ट सीरीज दे दोगे तो वो सारी मिस्टेक तुम टेस्ट में कर दोगे, और टेस्ट में करने के बाद उसे देखना भी है कि क्या मिस्टेक करी है। ऐसा नहीं कि बस कर दी और अगला टेस्ट दे दिया, उसमें भी कर दी फिर अगला टेस्ट दे दिया, फिर तो तुम सेम मिस्टेक रिपीट करोगे। मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। आपने जो मिस्टेक कर दी है उसको देखो, एनालाइज करो, नोट डाउन करो, मिस्टेक रजिस्टर बनाओ, मिस्टेक्स को रिवाइज करो कि क्या मिस्टेक तुमसे बार बार हो रही है। जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें मिस्टेक ध्यान आ जानी चाहिए कि या तो मैंने ये मिस्टेक की थी, अब मैं मिस्टेक को दोबारा नहीं करूंगा। तो कोई मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। इस तरह से जब तुम टेस्ट दर टेस्ट टेस्ट दर टेस्ट टेस्ट दर टेस्ट आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड एंड नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चंस में डिफरेंस है, वो कम होता रहेगा। और फिर जो उसके बाद जब गेट एग्जाम में जाके बैठोगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम में बैठा हूँ। तो वो उसी के जैसे एग्जाम्स तुमने बहुत सारे पहले भी दे रखे होगे, सो यू विल बी फुली कॉन्फिडेंट इन दैट एग्जाम। तो जैसे हमने बोला, यही काम आपको करना है, लेक्चर से लेकर गेट एग्जाम तक की इस जर्नी को इस तरह से जीना। तो 1 साल में भी पॉसिबल है। अपना दिमाग नहीं लगाना है बस। ये जो अभी अमन ने बोला, ये सुनना है, जो मैंने समझाया ये सुनना है, इसको फॉलो करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं मैं तो पहले सारा ना लेक्चर्स देख के सिलेबस खत्म करूंगा, बाद में प्रैक्टिस करूंगा, बाद में सब कुछ करूंगा। तो बाद कभी नहीं आती है।
बाद में सिर्फ फेलियर आता है। जो होता है साथ साथ होता है, तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, साथ साथ पीवाईक्यूज करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमन, ये बताओ अब हमें कि लास्ट के 3 महीने या 2 महीने, जैसे आप मास्टर्स में थे, है ना, आई होप कि नवंबर में सब एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, यस यस एंड सर। दिसंबर जनवरी यू हैव विद यू। तो लास्ट के 2 महीने में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? लाइक बोलते हम बोलते हैं कि बस अब फुल थ्रोटल हो जाओ, लग जाओ, वो सब लास्ट के 2 महीने रह गए, पूरा गो ऑल इन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल इन? तुमने कैसे तैयारी करी लास्ट के 2 महीने में? सर हमने लास्ट के 2 महीने तो सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया सर, बस जनवरी यूटिलाइज कर पाए थे सर। सर नवंबर में 24-25 नवंबर तक कॉलेज खत्म हुआ था, फिर सोचे ठीक कि बात है। 2-3 दिन घर जाके आते हैं, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सर गए तो हाँ, फिर घर पे सर कुछ दादी का डेथ हो गया, तो सर वापिस उसको ही नहीं आ पाए फिर? हाँ सर नहीं आ पाया सर, दादी जी का डेथ हो गया था सर, पूरा 1 महीना वही अरे घर पे रहना पड़ा। फिर सर हम 31 दिसंबर को आए थे हॉस्टल में। फिर सर 1-2 दिन लगा सर पहले तो स्टेबल होने में, पूरा सर इतने सही दिन से बात पढ़ाई है। छूट गई थी। सर घर में 14-15 दिन तो कुछ नहीं पढ़े थे सर, उसके बाद धीरे-धीरे 1-2 घंटा करने लगे थे, पढ़ने और लगे थे। स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा होता है, उसमें कुछ पढ़ा भी नहीं हाँ, जाता, मन भी नहीं करता पढ़ने का। हाँ सर। फिर सर उसके बाद जब जनवरी में लेकिन यहाँ पे आए 1-2 दिन बाद टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिए। पहले तो ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए सर, 2 दिन लगा शॉर्ट हम्म नोट्स रिवाइज़ करने में, 2 दिन शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए, उसके बाद टेस्ट देना शुरू किए, एफएलटी देना शुरू किए थे सर। सब्जेक्ट वाइज़ सर हम हम्म, अक्टूबर में देना शुरू कर दिए थे, तो अक्टूबर में हम लगभग हर सब्जेक्ट के टेस्ट दे चुके थे एक बार। ठीक है, ठीक फिर है। उसके बाद सेमेस्टर आ गई थी सर, सेमेस्टर के बाद फिर ऐसा हो गया था फिर जनवरी में तो सर हम उसके बाद जनवरी में मतलब तुम्हारा शेड्यूल कैसा रहता था? सर जनवरी में बस या तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते थे, टेस्ट देते थे, टेस्ट की गलतियों की अलग कॉपी थी, शॉर्ट नोट्स की अलग कॉपी थी सर। यही 2 कॉपी हम्म पढ़ता था मैक्सिमम टाइम। और सर लास्ट में जब मतलब कि जब 10 तारीख आ गया, बस 5-6 दिन बचे एग्जाम के लिए, उसमें सर एक बार पूरा फुल लेंथ, बस मतलब ऐसे पूरा एकदम प्रॉपर पढ़ना नहीं सर, मतलब बस एक बार देख लिए थे थोड़ा-थोड़ा फुल नोट्स हम्म से। और बाकी सर फिर शॉर्ट हम्म नोट्स रिवाइज करते थे, मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज किए थे सर। शॉर्ट नोट्स अच्छे से हम्म। बनाए तो वही रिवाइज करते थे। तो गाइस, जब आप अपने नोट्स अच्छे से बनाते हो, पीवाईक्यू सही से करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब अच्छे से लगाते हो, तो उसके बाद तुम इस काबिल हो जाते हो कि तुम शॉर्ट नोट्स भी ढंग से बना पाओ। बस ये ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स ऐसा मत करना कि जब सब्जेक्ट चल रहा है तुम साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हो, तब मत बनाना। एक बार नोट्स अपने कंप्लीट कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार रिवाइज करके 2-3 बार पीवाईक्यूज करने के बाद जब तुम्हें वो सब्जेक्ट की फील आने लगेगी, हाँ अब मुझे आता है, देन इज द टाइम टू मेक द शॉर्ट सर नोट्स। और शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना, जैसे अपन ने बोला कि शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने होते हैं, बिकॉज लास्ट में जाके इतना टाइम नहीं है कि तुम फुल नोट्स में से पढ़ोगे। फुल नोट्स में से पढ़ने बैठोगे तो 2 दिन तो तुम्हें एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में लग जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना है और टेस्ट देते रहना है, पीवाईक्यूज करते रहना है। यही हमारा लास्ट के 1-2 मंथ का जनरली प्लान होता है। अमन, तुम कुछ बीच में सर बोल शॉर्ट रहे थे? नोट्स बनाने का सबसे सही समय लगता है हमें कि जब हम सब्जेक्ट वाइज टेस्टेस दे रहे हैं, तो उसी टाइम शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें, तो हाँ, सबसे सही समय लगता है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। सितंबर अक्टूबर इज ए गुड टाइम जहां पर आप बैठ के शॉर्ट नोट्स आराम से अपने बना सकते हो, बिकॉज जब तक हमारा काफी सिलेबस खत्म भी हो चुका होता है, रिवीजन भी चल चुकी होती है, पीवाईक्यूज भी हो चुके होते हैं, और तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो डेफिनेटली उसे देखकर। मन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है ना, जो कॉलेज में है और कॉलेज के साथ साथ गेट की तैयारी कर रहे हो। और जैसे कि तुम्हारा भी एक टाइम पे चैलेंज रहा होगा, बच्चों का चैलेंज होता है कि कॉलेज के साथ साथ कैसे मैनेज करो। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कॉलेज के साथ साथ बच्चों को गेट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करनी चाहिए? कितना टाइम गेट को दे, कितना टाइम कॉलेज को दे, कॉलेज को कितना सीरियसली ले या ना ले? तो उस हिसाब से तुम बताइए। सर कॉलेज में सर तो बहुत टाइम मिल जाता है, अगर सही से यूटिलाइज करें तो सर टाइम ही टाइम रहता है। लेक्चर सर ऐसा भी नहीं रहता कि डेली पूरा हेक्टिक रहता है कि 7-8 घंटे का है। सर कुछ दिन रहते हैं कि जो पूरा दिन भर लेक्चर रहता है, नहीं तो बाकी दिन तो सर हमको लगता है कि फर्स्ट हाफ में लेक्चर खत्म हो जाते हैं। तो सर अगर डेफिनेटली। हम सब कुछ काट पीट के भी देखें तो हमारे पास 6-7 घंटे तो एकदम आराम से निकल जाएंगे सर पढ़ने के लिए, अगर हम चाहें तो। यस। बस सर वही 6-7 घंटे में अपना लेक्चर देखते रहो, कंप्लीट करते रहो, वही रिवाइज करो, वही पीवाईक्यू, वही बस करना है सर, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। कॉलेज में हो लेकिन तो सर अगर बस कोई बच्चा, प्रैक्टिस जरूर करो, प्रैक्टिस जरूर करो, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे बस हम्म, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा सर। सही बात है, बिकॉज अल्टीमेटली तो गेट एग्जाम में जाके न्यूमेरिकली सोल्व कर रहे हैं ना। यस कोई कोई हमसे ओरल टेस्ट तो ले नहीं रहा है। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ भी लिए लेकिन उसकी एप्लीकेशन ही नहीं करनी आती, तो फिर उसका फायदा नहीं है कोई। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन अमन, कोई बच्चा ऐसा है जो कि जैसे ही कोई असाइनमेंट आता है कॉलेज के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट आता है, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। कोई लैब चल रही होती है तो लैब में घुस घुस के पूरा 4 घंटे अपने लगा देता है एक्सपेरिमेंट करने में। कोई फेस्ट आता है तो वहां भी उसे पूरा 2 दिन लगाना है। कोई टेक्निकल इवेंट आ गया, वहां भी उसे 2 दिन लगाना है। कोई बाहर पोस्टर प्रेजेंटेशन है, वहां भी उसे अपना टाइम देना है। दोस्त की पार्टी हो रही है तो वहां भी जाना है। तो इन सब चीजों को करने के साथ गेट की तैयारी अगर मैनेज हो सकती है क्या? सर सब कुछ अगर करना चाहेंगे तो सर कुछ नहीं हो पाएगा सर सही से। सर कुछ चीजें तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी सर। तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके बताओ, सेक्रीफाइस वर्ड बच्चों को समझाओ कि इसके बिना काम नहीं सर चलता। जैसे कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट भी कर लें, हम लैब में भी पूरा समय सब कुछ सीख लें और सर पूरा एकदम प्रोफेसर के सामने एकदम अच्छे बने रहें कि पूरा 100% अटेंडेंस है वो, तो सर कुछ नहीं हो पाएगा सर। कॉलेज सर ऐसे भी सर प्लेसमेंट का सिनेरियो हर जगह सर लगभग खराब हो चुका है सर। बहुत सही बहुत कम बात है। कॉलेजेस में सर अच्छा प्लेसमेंट सर, अगर एनआईटी नहीं है तो अगर हमको लगता है अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्लेसमेंट मतलब बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा सर, हम्म। वही 6-7 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो बिल्कुल सर अगर बिल्कुल हमको बिल्कुल। अपने आप को पहले देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, गेट इम्पोर्टेंट है या कॉलेज हम्म। इम्पोर्टेंट है, वो लैब इम्पोर्टेंट है या आपका लेक्चर इम्पोर्टेंट है सर। वो सब अपने आप से समझना, अपने अपने डेफिनेटली। आप से पूछना पड़ेगा, वो खुद बताएंगे सर हम कि क्या इम्पोर्टेंट है सर। बस इतना ही पूछ के अपने आप से पूछना पड़ेगा। अपने आप से पूछो, वो खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए सर। अगर उस हमें डेफिनेटली प्रैक्टिकल डेफिनेटली। करने से सर, अगर जो लैब होता है सर उसे 4-5 घंटे अच्छे से सीख लेने से अगर मुझे लाइफ में सर बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है तो वही करो। लेकिन अगर नहीं बिल्कुल मिल ठीक पा बात रहा है, है तो बिल्कुल तुमको ठीक बात। ये जानते हो कि गेट करने से बहुत कुछ मिल सकता है। ये आपने बहुत ठीक बात बोली कि लाइफ में प्रायोरिटी उसे दो जिसे प्रायोरिटी देकर तुम्हें पता है कि कुछ मिल सकता है। अगर मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, तो अगर मुझे पता है कि कॉलेज में प्रायोरिटी देकर मुझे 20-25 लाख की प्लेसमेंट मिल जाएगी तो बिल्कुल दो प्रायोरिटी। कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें, है ना। लेकिन अगर पता है कि यार प्रायोरिटी दे भी दी, मार्क्स ले भी आए, टॉप भी कर दिया कॉलेज, तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो फिर ये तो बेवकूफी हुई ना कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको उस टाइम पे गेट की तरफ आपको ध्यान देना है। और जहां तक बात कैंपस प्लेसमेंट की है ना गाइस, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गेट की प्रिपरेशन आपको कैंपस प्लेसमेंट में भी हेल्प करती है। बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट में ज्यादातर कंपनीज के जो रिटर्न होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल पोर्शन गेट में भी आता है। और अगर कोर कंपनी है तो उसका जो इंटरव्यू होता है वो टेक्निकल होता है। और उस टेक्निकल इंटरव्यू को अगर आपने गेट की तैयारी कर रखी है, बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो कैंपस प्लेसमेंट तो आपके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी है जो कॉलेज दे रहा है। गेट की प्रिपरेशन करके वो अपॉर्चुनिटी पाने में आपको हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ गेट की प्रिपरेशन करके आप अपने लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हो। एक तो आईआईटी में मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी, दूसरा पीएसयू में जाने की अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप गेट नहीं कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, वो भी कैंपस प्लेसमेंट। उसमें भी कितना होगा कितना नहीं होगा पता नहीं। लेकिन अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी है, और आपके पास पीएसयू में जाने की अपॉर्चुनिटी है। So GATE is all about giving you the additional opportunities through which you can choose कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगी अभी। और लाइफ में चॉइस होना, इट्स अ गुड चैलेंज रादर देन चॉइस ना होना। क्योंकि दो तरह के चैलेंज है, पहला कि चॉइस ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। और दूसरा, सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो दोनों बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहला बच्चा और दूसरे बच्चे के चैलेंज बहुत डिफरेंट है। ऑलवेज अपने चैलेंज को ग्रो करो। दूसरे वाली कैटेगरी में आओ कि सर ये भी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ जाना है। तो दैट्स अ गुड चैलेंज टू हैव। उसके लिए आपको गेट की तैयारी करनी है। और ऑब्वियसली जैसे अमन ने बोला, सेक्रीफाइस करना जरूरी है, कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ना जरूरी है, प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। अगर आप मान लो दोस्तों के साथ बैठ गए बातें कर रहे हो और बातें ही करते जा रहे हो, 3 घंटे लग गए, और बाद में आके अपने टीचर को कह रहे हो, मुझे कह रहे हो कि सर टाइम नहीं मिला, तो ये तो अपने आप से बेईमानी है ना, अपने आप से चोरी है। और अगर आप अपने आप से चोरी करोगे तो गेट की तैयारी तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अमन, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, कॉलेज लाइफ में ना वीकेंड का बहुत अहम रोल होता है। जब हम रेगुलर में कोचिंग कर रहे होते हैं ना, हमेशा हम वीकेंड की वेट कर रहे होते हैं, सैटरडे संडे आएगा, इस सैटरडे संडे में तो मैं बस सब कुछ कर दूंगा। और जब सैटरडे संडे आता है तो कुछ नहीं हो पाता है ना। तो वीकेंड कैसे हम ठीक बनाए अपने, और किस तरह से उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं,
और ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था क्या कि वीकेंड आते थे और तुम नहीं कर पाते थे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था सर। आप हमेशा बोलते हैं कि वीकेंड में मैथ करो मैथ करो। सर हम आपसे मैथ 2023 का ही पढ़े हुए हैं, वही 2022 के स्टार्टिंग में जब गेट देने के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैथ हम पूरा आपसे ही पढ़े हैं सर। और इस बार 2025 में मेरे मैथ में 13 में से 13 आ रहे हैं, और आपके ही नोट्स रिवाइज करके इस बार भी गया था सर। गुड गुड। हम वीकेंड में सर, आप वीकेंड में सर बहुत ज्यादा लोड नहीं था, बस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते थे। और सर आपका मैथ का लेक्चर पूरा देखे सर, वीकेंड में ही देखे हैं, कभी उसको ऐसा नहीं कि मंडे से फ्राइडे में ऐसा कुछ देखे। सैटरडे संडे लगाते थे आपका एक एक दो लेक्चर। सर आप मैथ बहुत शॉर्ट्स में पढ़ाए भी है, तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगता था कि मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ हैवी पढ़ने को। आराम से एक एक टॉपिक निकलता गया सर। और मैथ सर आप जितना पढ़ाए थे सर वो सफिशियंट था, हमको लगता है केमिकल में जितना मैथ आता है। तो वीकेंड अपना हम मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की तैयारी में डिवोट कर सकते हैं एक तरह से। सर हम बात एप्टीट्यूड करें में तो हमें कि रेगुलर डेज में सर एप्टीट्यूड को हमें भी साथ साथ ध्यान देना चाहिए सर। एप्टीट्यूड सर लास्ट में नहीं हो पाता है सर, हमने कभी एप्टीट्यूड पढ़ा नहीं सर, इसलिए मेरा इस बार पेपर में और अच्छे नंबर आ सकते थे सर। मेरे एप्टीट्यूड में बस 4 मार्क्स हैं, अगर सर शायद अगर 10 हो जाते तो और बेहतर नंबर आ सकते थे सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तुमने बहुत अच्छी बात बोले कि एप्टीट्यूड के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। लाइक अभी आपने खुद ही बोला एप्टीट्यूड में आप 6-7 मार्क्स और स्कोर कर देते तो फिर कहानी टॉप 5 तक पहुंच जाती। ठीक है, तो बिल्कुल गाइस, वीकेंड पे एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स इन दोनों पे फोकस करना है। बट एक साथ दोनों करने की नीड नहीं है। आप 3 महीने का टारगेट लो, 3 महीने में वीकेंड पे मैथमेटिक्स कंप्लीट करो विद पीवाईक्यूज, और अगले 3 महीने में एप्टीट्यूड कंप्लीट करो विद पीवाईक्यूज। तो मैथ्स और एप्टी 28 मार्क्स है। अब इस 28 मार्क्स में आपको टारगेट रखना है 22 मार्क्स का, कि 22 मार्क्स तो मुझे लेकर के आने ही है। और अगर आप यहाँ पे 22 मार्क्स ले आते हो ना, तो बहुत सारा प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो आपका टारगेट है, लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स में से अगर आप 22 मैथ और एप्टी में ही ले आए तो बचे कितने? 38। और 38 मार्क्स बाकी के 72 नंबर में से तो बहुत ही आसान है लाना ना। 50%, लगभग 55% की एवरेज हो गई, और तो बहुत आसान काम हो जाएगा। तो मैथ और एप्टी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमें समझना है और इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो अमन, वीकेंड पे हमने देख लिया कि मैथ्स और एप्टी करना है, और रेगुलर में हमने देख लिया कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमें करना है, नोट्स हमें बनाना है, रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज करना है, टेस्ट सीरीज करना है। ठीक है ना? लेकिन पता है क्या होता है, कई बार तैयारी करते करते ना बीच बीच में अपने आप ही ग्राफ नीचे जाने लगता है, अपने आप ही कई बार मन नहीं करता है पढ़ने का, या बस डिमोटिवेशन सा आ जाता है, और फिर कुछ दिन हमारे खराब होते हैं, फिर हम दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो बीच में एक फेज आता है, हर वीक में आता है, किसी को 10 दिन में आता है, किसी को 15 दिन में आता है ना? तो ये फेज में क्या करना चाहिए? तुम्हारे साथ भी ऐसा फेज आता था क्या? आता था तो क्या सर हमें करते थे? लगता है सबके साथ आता होगा, क्योंकि सर पढ़ते पढ़ते एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर लगता है कि यार कुछ दिन रुकते हैं, अभी मन नहीं कर रहा है 1-2 दिन। सर 1-2 दिन में हमें लगता है कि हमें जो जैसे लगता है कि नहीं ये मूवी आई थी, ये मूवी देख लेते हैं, अभी नहीं देखे थे। तो अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो जाओ तुम मूवी देखाओ, घूमने का मन है कहीं घूम नहीं पा रहे हो, कहीं जाना था, जाओ घूम के चले आओ। पहले से प्लान कर लो ना कि अगर इस दिन अगर अब उस टाइम आएगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मूवी आई है, मूवी देख लेते हैं, घूमने का मन है घूम लेते हैं। लेकिन 1-2 दिन पूरा जो करना है करो फिर, लेकिन अगर उसके बाद 2 दिन बाद फिर पढ़ना शुरू कर रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ते रहो। फिर उसमें नहीं कि हाँ यार इधर 2 दिन भी पढ़े भी नहीं और कुछ किए भी नहीं, तो सर बस अफसोस रहेगा। लेकिन अगर सर उसको एंजॉय कर सही लेते बात, तो फिर रहेगा सही कि बात। हाँ हाँ चलो अच्छा एंजॉय किए थे, अब पढ़ाई करते हैं फिर से। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लिव इन प्रेजेंट, है ना? कि जब आपको बोला गया है कि आप काम करो, आप काम करो। और लेट्स से अगर आपको ब्रेक चाहिए, सो टेक ए ब्रेक। एवरीबॉडी डिजर्व्स ए ब्रेक, है ना? इंसान ही है, इंसान को ब्रेक चाहिए, बिना ब्रेक के इंसान काम नहीं कर पाता है। तो ब्रेक लो, डेफिनेटली ब्रेक लो, जो आपका मन कर रहा है वो करो। बस यहाँ पर मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि वो जो ब्रेक है उसे लंबा मत करो। आप ब्रेक जरूर लो, बट ब्रेक को लंबा मत करो। लेट्स से आपने ब्रेक लिया कि चलो ठीक है, मैं यहाँ चला जाता हूँ घूमने, या फिर ये करके आता हूँ वो करके आता हूँ, 6-7 घंटे आपने ब्रेक ले लिया, 8 घंटे ब्रेक ले लिया। अब उसको पूरा दिन मत बनाओ, या पूरे दिन को 2 दिन मत बनाओ। ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने के बाद वापस आए, वापस आके थोड़ा बहुत ही सही बट पढ़ लिया, 1-2 घंटा 3 घंटा। उससे क्या होगा? आप टच में रहोगे। और टच में रहने का बेनिफिट क्या है? अगले दिन आप अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो।
पूरा ही अगर आपने ऑफ ले लिया लेट से, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगला दिन भी ऑफ चला जाएगा, क्योंकि ऑफ के बाद ऑफ फॉलो करता है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि अगर बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही हो तो बस एक विकेट ले लो, एक विकेट ले लोगे तो विकेट के बाद विकेट के बाद विकेट दो तीन एक साथ गिर जाती है। वही होता है जब एक ऑफ लेते हैं ना, तो दो तीन ऑफ एक साथ आ जाते हैं कई बार। तो इसलिए आप ब्रेक बिल्कुल लो, बट उस दिन भी, ब्रेक वाले दिन भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, ताकि स्टडीज के टच में हमेशा आप रहो। और किसी दिन 12 घंटे तो किसी दिन 10 घंटे, किसी दिन 8 घंटे तो किसी दिन 2 ही घंटे पढ़ लो, बट पढ़ो जरूर। डॉट डे मत करो, बस पूरी तरह से डॉट मत करो, पूरी तरह से डॉट बॉल नहीं जानी चाहिए। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, डॉट बॉल मत करो, T20 में क्राइम है। ऐसी स्टडीज में डॉट डे नहीं होना चाहिए आपका, 2 घंटे ही सही, पढ़ो जरूर। अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे ना, तो ऐसे दिन भी आएंगे जिस दिन आपको बहुत मूड होगा पढ़ने का, तो तुम 12 घंटे भी पढ़ जाओगे, ऐसा होगा। तो दैट्स वाई कंसिस्टेंसी मैटर करती है, ब्रेक जरूर लेने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए टीचर मैं भी बहुत ब्रेक लेता हूँ, बट कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है। तो एज ए स्टूडेंट आप भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, और डेफिनेटली ब्रेक के साथ साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। अब भी होगा, डाउन भी आएगा, डाउन को लंबा मत करो, बस इतनी बात अगर आपने याद रखी, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से आगे बढ़ पाओगे, काम कर पाओगे। ठीक है। तो अमन, जैसे आपने बताया कि गेट एग्जाम के अलावा आपने PSU के भी कुछ एग्जाम्स दिए, आपने बार्क का बीच में नाम लिया, बार्क का CBT आपने क्लियर किया। ठीक है। आपको क्या लगता है कि PSU एग्जाम्स की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए क्या चीजें हमें करनी चाहिए, और गेट से कितना अलग है ये काम? सर PSU एग्ज़ाम में तो सर जैसे एक तो केमिकल कोर आ जाता है, और सर दूसरा पार्ट जो है इनका नॉन टेक। तो सर हमें लगता है कि अगर PSU एग्ज़ाम में अगर हम तैयारी कर रहे हैं PSU एग्ज़ाम की, तो हमें केमिकल कोर तो सर सबका तैयारी हो जाता है, सर गेट की तैयारी कर रहा है तो कोर तैयारी है। सर नॉन टेक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तो सर जैसे इस साल से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, सब PSU अपना एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो सर अब हमें नॉन गेट पे भी ध्यान देना चाहिए। जितना हमें कोर पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही नॉन गेट पे भी समय देना चाहिए। सर ये बात आपने ही बताया और यही मैं फॉलो कर रहा हूँ, अभी नॉन गेट ही ज़्यादा पढ़ता हूँ अब तो कोर बहुत कम पढ़ रहा बिल्कुल हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात है। तो गेट में 85% वेटेज हमारी टेक्निकल की है, तो ऑब्वियसली हमें टेक्निकल पे फोकस करना है। बट जैसे हम नॉन टेक पे आ जाते हैं, PSU में आ जाते हैं, तो वहां पर नॉन टेक का पोर्शन 40% तक या कई बार 50% तक चला जाता है। तो नॉन टेक पे डेफिनेटली आपको काम करना है गाइस। और नॉन टेक पे काम करने के लिए कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, GS GK के लिए अवेलेबल है। उन स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब पे हर टॉपिक से रिलेटेड आज के डेट में कंटेंट अवेलेबल है। आप टॉपिक का नाम सर्च करके कंटेंट पढ़ सकते हो, उसको कर सकते हो। तो कई सारे ऑप्शंस है आज नॉन टेक के लिए, तो बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल है। और प्रैक्टिस के लिए आप SSC CGL के प्रीलिम्स के पेपर या IBPS PO के प्रीलिम्स के पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज प्रीलिम्स के पेपर के प्रैक्टिस करने से लगभग हमारा PSU का नॉन टेक भी प्रिपेयर हो जाता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन या उससे इजी क्वेश्चन जनरली हमसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको नॉन टेक की प्रिपरेशन करनी है, और टेक्निकल को रिवाइज करते रहना है। टेक्निकल में हमारी प्रिपरेशन PSU के लिए गेट के 1 मार्क के क्वेश्चन जैसी होनी चाहिए, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। गेट के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन PSU के एग्जाम्स में जनरली नहीं आते हैं। तो आपको 1 मार्क के तरह से पढ़ना है उसके बाद, कि छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को, वेरिएशंस को, मैच द कॉलम्स को, कैटलिस्ट को, रिएक्टेंट को, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही चीजें 1 मार्क में आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन आपको फ्लैश होगा, आता है तो ठीक, नहीं आता तो आगे बढ़ने वाला सीन है। मतलब कुछ सोचना समझना ज्यादा नहीं होता है PSU क्वेश्चन के अंदर। इफ यू नो इट, यू टेक इट, यू डोंट नो इट, देन मूव इट। तो दिस टाइप ऑफ पैटर्न जनरली कम्स इन दी PSU पेपर्स। अमन, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताओ, है ना, अनअकैडमी का। लाइक जब आप अनअकैडमी पर आए और आपने क्लासेस स्टार्ट करी, मेरी क्लासेस आपने देखी, सब्जेक्ट्स अटेंड किए, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? पहले आपके माइंड में क्या था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, और लेक्चर्स के बाद क्या कुछ आपने सीखा? सर पहले तो समझ में नहीं आ रहा था किससे पढ़े किससे नहीं पढ़े क्या है। तो फिर सर सीनियर लोग से हम्म। पूछे तो फिर आपका नाम लिए थे। फिर सर हमने आपसे सर केमिकल टेक्नोलॉजी और सर मैथ इधर साइड साइड आपसे ही कंप्लीट किया था। और सर आपसे मैकेनिकल ऑपरेशन हमने पढ़ा है, और हीट ट्रांसफ़र सर आपसे इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं सर, हमने 4 सब्जेक्ट।
और बाकी सर तो क्या एक्सपीरियंस रहा इन सर सालों आप जो पढ़ाते हैं सर वो बेहतरीन है सर। इससे मतलब इसमें हमें कुछ अपने आप से कुछ सोचना समझना कुछ है नहीं सर। आप पूरा सब कुछ पूरा खोल के रख दिया है पूरा। जितना पढ़ाते हैं पूरा आप ही समझाएंगे, आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ही बता दे रहे हैं। इस लेक्चर में नहीं तो अगले लेक्चर में बता दे रहे हैं। मतलब सब कुछ मिल जाएगा। मतलब इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है। मतलब बनेगा भी तो पूरा अगर लेक्चर देख लिए हो तो अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट आ रहा है पहले लेक्चर में तो हो सकता है वो दूसरे तीसरे चौथे कहीं ना कहीं तुमको तो मिल ही जाएगा वो। सर आपका लेक्चर बहुत ही मतलब वेल मैनर में है, कह सकते हैं कि मतलब कि डाउट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता सर। वहाँ पे डाउट सब अपने आप क्लियर हो जाते हैं सर। हम आपसे बहुत कभी हो ही नहीं सकता कि आपसे कुछ डाउट पूछे। रेयर केस में सर एक कुछ डाउट आता भी था तो दोस्तों से ऐसे पूछ लेते थे सर। पूरा डाउट ऐसे वीडियो देख के खत्म हो जाता है पूरा डाउट। और आता भी है तो मैं लाइव क्लास में यही बोलता हूँ कि हाँ वेट सर करो, वही थोड़ी कह देर रहे में हैं ना क्लियर हो सर, जाएगा। लास्ट तक जाते जाते पूरा डाउट खत्म ही हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अमन, बेसिकली अभी हमारा जो गेट का सब्सक्रिप्शन है, इस प्राइजेस इसके काफी कम हो चुके हैं। इट इज अवेलेबल एट 9,999, मतलब 10,000 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। 1,000 रुपए से 1,000 रुपए महीने से भी कम में। तो क्या लगता है कि अभी भी जो नए स्टूडेंट उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए 1 साल अपने साथ, या फिर एक 10,000 रुपए का अमाउंट है इसको खर्च के एक बार अच्छे से तैयारी करके स्टडी करके फिर गेट का एग्जाम देना चाहिए? सर वर्थ इट है सर। 10,000 के अगर सर हम लोग तो 20-22 हजार रुपए के लिए थे एक साल के, वो सर एकदम बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनेटली याद वर्थ है इट है मुझे। सर एकदम। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो बहुत सस्ता है सर। ये तो हमें लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज बहुत सस्ते में मिल गई है, ऐसा है आपके बच्चों के लिए। सही बात है। तो गाइस देखो, आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट चैलेंज उतना ही है, वही है चैलेंज की आपको टॉपिक ढूंढना भी है, फिर टॉपिक खुद से समझना भी है, फिर टॉपिक लिखना भी है। यहाँ पर एटलीस्ट वो चैलेंज आपका खत्म है। आपको टॉपिक समझा दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, आपका काम रहेगा रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना। तो वो थोड़ा आसान काम है। खुद से काम करने जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम हमें लग जाएगा, वो ज्यादा टाइम रिवीजन में दे सकते हो और प्रैक्टिस में दे सकते हो। और जैसे आपने सुना है कि अमन ने और उनके सीनियर्स ने तो शायद 40-50 थाउजेंड का लिया था, बिकॉज 2022 में इसका प्राइस 50,000 के आसपास चला गया था। फिर कम हुआ 23-24 के अंदर, फिर 25 के अंदर अब बिल्कुल ही कम हो चुका है, 10,000 रह गया है। अगर मैं अपने मेरी एक बेटी है 4 साल की, वो जाती है स्कूल में, उसकी फीस ही 4,000 रुपये महीना है। ट्यूशन जाती है, उसकी फीस 2,000 रुपये महीना है। और गेट की कोचिंग की फीस 1,000 रुपये महीने से भी कम है। तो इससे सस्ता तो आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अफोर्डेबिलिटी का केस तो खत्म हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा कि यार अफोर्डेबल नहीं है। तब बस आपको प्रिपरेशन करके स्टार्ट करना है, और कुछ नहीं तो आपके सेमेस्टर में ही हेल्प मिलेगी। आप वही सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके सेमेस्टर में है। आपके सेमेस्टर में मास, हीट, सीआरई है वो पढ़ लो, एफएम, थर्मो, पीसी है वो पढ़ लो। जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में चल रहा है वो पढ़ लो। इससे आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ। सेमेस्टर और गेट सिंक में चलेगा, और साथ ही साथ आपको जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वहां भी अच्छा परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो अमन, अब इस साल जिनका गेट अच्छा नहीं गया है, लाइक जिनका ट्रिपल डिजिट रैंक है 500 से 1,000 के बीच में, या 1,000 से 1,500 के बीच में, ठीक है, तो उनके सामने अब एक क्वेश्चन है। तुम्हारे सामने भी लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि अब मैं फिर से ड्रॉप लूं या मैं मास्टर्स करके गेट की तैयारी करूं मास्टर्स के साथ साथ। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस साल के स्टूडेंट्स को जिनका 4 डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में रैंक है और उन्हें पीएसयू चाहिए? ठीक है। तो क्या वो ड्रॉप ले ले और ड्रॉप लेके तैयारी करें, या फिर मास्टर्स के साथ साथ भी तैयारी की जा सकती है? सर हमें लगता है कि हमने तो सर मास्टर के साथ हमारा और अच्छा तैयारी हो गया सर। हमें लग रहा था कि अगर हम ड्रॉप लेते तो सर बिल्कुल। इतना अच्छा हम नहीं कर पाते, क्योंकि सर यहाँ पे लगभग सब इसी माइंड के हैं। सब एक दूसरे से डाउट पूछ रहे हैं सब। एक इसको एक क्वेश्चन नहीं इससे बना तो हमसे भी नहीं बनेगा, वो हमसे पूछ रहा है, हमसे भी नहीं बना तो दूसरे से पूछ रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हमें एक्चुअली में क्या क्या कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, वो हमें बहुत इजीली पता चल जा रहा है। अगर सर हमें लगता है कि अगर हम ड्रॉप लेते हैं सर तो हम अपने में ही रह जाते हैं, उतना इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, उतना कंपटीशन का माहौल नहीं मिल पाता। लेकिन सर जैसे यहाँ पे आईआईटी बीएचयू में तो सर गेट का गजब ही माहौल है सर। लगभग सर हमको लगता है 50% बच्चे गेट की ही तैयारी करते हैं यहाँ पे। तो मतलब सर यहाँ पे लाइब्रेरी से आ रहे हो, कोई रूम में पढ़ रहा है तो तुरंत क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि ये बताओ कैसे होगा। अरे सर नहीं आता था तो और दिमाग खराब हो जाता था। तो फिर होता था यार क्या पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
ना कुछ छोटा सा, कभी-कभी सर तो बहुत छोटा-छोटा क्वेश्चन भी जैसे होता है कि कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। सर वो सब चीज़ें डिस्कस से ही पता चल पाती है। अगर हमें लगता है सर सिलेबस पूरा हो गया है, प्रैक्टिस भी ठीक-ठाक कर लिए थे, रैंक नहीं आई है, तो एक अब तो मास्टर्स में एडमिशन लेके भी तैयारी हो सकती है सर, बहुत ईज़ी है सर मास्टर्स में तैयारी करना। अगर सर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं तब। अगर सर सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुए तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, हमें लगता है कि पूरा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट भी करो और फिर प्रैक्टिस भी करना है, टेस्टेस भी देना है और फिर एमटेक भी सर नहीं हो पाएगा साथ में। लेकिन अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो तुम मास्टर ज्वाइन कर सकते हो, मास्टर के साथ-साथ अपना प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज, तो बस इतना ही रहता है काम, और उतना तो समय बहुत आराम से मिल जाता है। तो गाइस, अगर आपने अपनी फुल फ्लैश तैयारी करके गेट एग्जाम दिया है और उसके बाद लेट से आपका नहीं हो पाया, तो फिर आप मास्टर्स जरूर ज्वाइन करना, जैसे मैंने बोला। ठीक है, अगेन कौन सी आईआईटी में करना है, एक ऑप्शन तो जैसे मैंने बताया आईआईटी बीएचयू है, और इसके अलावा भी कई सारी आईआईटी है जहां पर आपको प्रॉपर माहौल मिलता है, तो उसके लिए मैं अलग से सेशंस लूंगा गेट के रिजल्ट के बाद। तो मास्टर्स के साथ साथ आप आसानी से कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी आईआईटी के अंदर आफ्टरनून 12-1 बजे के बाद बच्चा फ्री हो जाता है। ज्यादातर लेक्चर्स, ज्यादातर मतलब दिनों में फ्री रहता है, मुश्किल से 1 या 2 दिन या 3 दिन कुछ बाद में लैब होती है 2-3 घंटे की, या कोई लेक्चर होता है, अदरवाइज आफ्टरनून के बाद आप कंप्लीटली फ्री होते हो और पूरा टाइम आपके पास होता है। और फर्स्ट ईयर के अंदर तो वैसे भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है, कोई गाइड का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, तो फर्स्ट ईयर में आप वैसे भी अवेलेबल हो, फ्री हो। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से अपनी मास्टर के साथ साथ गेट की तैयारी कर सकते हो। एंड इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जब आपका सिलेबस हो गया है तो आपको दो ही तो काम करने हैं, एक रिवीजन और एक प्रैक्टिस। ठीक है, हॉस्टल की आपको बहुत अच्छी सुविधा है, रीडिंग रूम्स की आपको बहुत अच्छी सुविधा है, लाइब्रेरीज की बहुत अच्छी आपको सुविधा है। ठीक है, लाइट का कोई टेंशन नहीं है और पानी का कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, माहौल आपको मिल रहा है, आपके जैसे बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। कई बार बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हम टीचर से नहीं पूछ पाते, क्योंकि मेरा फ्रेंड अगर साथ बैठे तो उससे पूछा जा सकता है। कुछ मुझे नहीं समझ आया उसने बता दिया, उसे नहीं समझ आया मैंने बता दिया, और एक दूसरे को देख के फिर हमारा भी पढ़ने का मन करता है, माहौल आपको मिलता है ना। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो जिम जाना पड़ता है, पूजा करनी है तो मंदिर जाना पड़ता है, इसी तरह पढ़ाई करनी है तो और लाइब्रेरी वाला माहौल बनाना पड़ता है। तो गाइस, वो माहौल आपको हॉस्टल्स के अंदर मिलता है। तो डेफिनेटली आपकी अगर तैयारी हो चुकी है फिर भी आपका अच्छा रैंक नहीं आया, तो इस साल आपको मास्टर्स ज्वाइन करके अपना एग्जाम आगे देना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलता कि सीधा गेट की तैयारी में लग जाओ, गेट से पहले बहुत सारे पीएसयू के एग्जाम्स आ रहे हैं, इन सबको देते रहो। क्या पता आपको गेट तक जाना ही ना पड़े, पहले आपका किसी पीएसयू का क्लियर हो जाए और वहीं पे आप निकल लो, है ना। तो अभी के लिए ऐसा नहीं है कि गेट ही एग्जाम रह गया, गेट के बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स है लाइन से जो कि आप दे सकते हो और उनमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो मास्टर्स तो आपका जुलाई में स्टार्ट होगा, 8 मार्च चल रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई आपके पास ये जो पूरा टाइम है ना, कोशिश करो इस टाइम में कोई पीएसयू ही क्रैक कर लो, ज्यादा ही ना पड़े। बट अगर जाना पड़ भी रहा है तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। और लेट से अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है बट आपको लगता है जुलाई तक हो जाएगा, तब भी आप मास्टर्स में जा सकते हो। बट पॉइंट ये है कि वहां जाके भी अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो फिर थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि एमटेक भी करनी है, लेक्चर्स भी देखना है और तैयारी भी करनी है, 3 चीजें हो गई। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि जून पे कंप्लीट कर लो, और जून पे कंप्लीट करने के बाद फिर जुलाई में या अगस्त में आप अपनी मास्टर्स की जर्नी शुरू कर सकते हो और साथ साथ आप तैयारी कर सकते हो। और अगर आप अभी फोर्थ ईयर में ही हो, आपने ड्रॉप अभी तक नहीं लिया है और आप दो माइंड में हो, तो फिर आप ड्रॉप ले भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें फुल टाइम अपने साथ टाइम चाहिए होता है, और आपने अभी तक ड्रॉप नहीं लिया है, तो यू कैन अफोर्ड वन ड्रॉप। मतलब आपको लगता है कि आप दो काम एक साथ नहीं कर पाओगे, और मास्टर्स में जाकर आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि भाई नहीं मैं गेट भी करूं, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो मास्टर ही करनी है, 10 पॉइंटर से लाने हैं। अगर आप उस पर्सनैलिटी के बंदे हो, उस केस में आप ड्रॉप ले लो। बट अगर आप ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुके हो तो मैं किसी भी एंगल से सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप दोबारा ड्रॉप लो। आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपको मास्टर के साथ साथ ही अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मास्टर के साथ साथ तैयारी करना पॉसिबल है, मास्टर के साथ साथ रैंक लाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपका इस साल का डाउट है कि मैं क्या करूं, तो ये आपको काम करना है। पर मैं फिर से बोलूंगा कि अभी बहुत टाइम है और इस टाइम को यूटिलाइज करके आपको पीएसयू एग्जाम से फोकस करना चाहिए। ये 2026 बहुत दूर है, अभी 2026 गेट के बारे में मत सोचो, अभी पीएसयू एग्जाम्स के बारे में सोचो। खुद को बेटर बनाओ, खुद का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करो और नॉन टेक के ऊपर काम करो, ताकि पीएसयू एग्जाम्स आप आसानी से क्रैक कर पाओ और गेट 2026 देने की नीड आपको ना पड़े। ठीक है, तो अमन, काफी सारी बातों पर हमने चर्चा करी।
ठीक है, बच्चों को बताया कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और कैसे हमें काम करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है कि वो जो गेट के 3 घंटे होते हैं जिसमें हम पेपर दे रहे हैं, उन 3 घंटों को कैसे अरेंज करें या कैसे मैनेज करें। पहले घंटे में क्या करना है, दूसरे घंटे में क्या करना है, तीसरे घंटे में क्या करना है, वो जो स्टेज वाइज हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर हमें लगता है वो 3 घंटा बहुत मैटर करता है सर। मेरे IIT BHU में बहुत दोस्त थे सर जो टेस्ट सीरीज में हमसे बहुत अच्छा मार्क्स लाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम में उतना अच्छा नहीं हो पाया सर। सर आप इसको जानते भी हैं, आयुष शर्मा है सर, वो इफ्को में सेलेक्ट भी है, वो सर बहुत अच्छा कर रहा था सर। IIT BHU के मैं सारे बच्चों को जानता हूँ, अभी आयुष शर्मा से मेरी बात हाँ भी हुई थी इसको के सर, सिलेक्शन पे। वो बहुत, उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी सर। मतलब वो मतलब उसके सामने हम कुछ नहीं थे सर, उसके इतना कभी हम पढ़ भी नहीं पाएंगे सर। हम्म, सर उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन सर उसका 3 हम्म, घंटा खराब चला गया सर, ये कह सकते हैं। लेकिन सर इफ्को में सेलेक्ट हो गया है सर। वहाँ पे क्या है कि पहले पहले ठीक तो है, सर हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो तुरंत तुरंत निकल जाए। और ठीक इस बार बात है। पेपर में इतना अच्छा था कि 1 मार्क्स के अलग थे और 2 मार्क्स के अलग थे। और 1 मार्क्स के इस बार के पेपर के क्वेश्चन हम्म, बहुत ईजी थे, मतलब देख देख के करने वाले थे मैक्सिमम क्वेश्चन। सही बात, तो सर हमें सही बात। लगता है कि 50 मिनट में तो हम तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही कर दिए थे तुरंत तुरंत, एक एक नंबर वाले ऐसे, और दो दो हम्म, नंबर वाले में भी कुछ क्वेश्चन। फिर बाकी सर एक घंटे हम्म, बाद हम एफटी में गए, तो एफटी मेरा बन ही नहीं रहा था, तो थोड़ा सा डर लगने लगा हड़बड़ कि यार पेपर खराब हो जाएगा क्या। और सर पहले घंटे में लगा पेपर इजी है, हाँ, तो पेपर वैसे भी सर मतलब बहुत टफ नहीं था सर, मॉडरेट लेवल का ही था। तो फिर डर लगने लगा कि यार पेपर खराब हो गया क्या इस साल भी। फिर एफटी के बाद एफटी एक दो हम्म, क्वेश्चन लगा, फिर नहीं बना, तुरंत स्विच किया सर फिर कोर में। फिर सर उसके बाद 7-8 हम्म, क्वेश्चन बन पाए थे सर दूसरे राउंड में। लेकिन सर 2-2 नंबर वाले बने, और सर 2-2 हम्म, नंबर वाले मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो गए थे, इसलिए मेरी रैंक आ गई, मतलब मार्क्स अच्छे आ गए। अगर ओके। सर वही 2-2 नंबर वाले अगर गड़बड़ हो जाते तो मैं भी वही 500-600 में फिर आ जाता। बस वही सर, वहाँ 3 घंटे हम्म, फुली फोकस्ड होके अगर पेपर देते हैं सर, तो सर मतलब जो 400-500 हमको लगता है जिसका रैंक आ रहा है, वो भी 100-200 के अंदर बहुत आराम से आ सकता है सर, अगर सिली मिस्टेक ना करे तो। डेफिनेटली, पूरा जितना फोकस्ड हो डेफिनेटली। सके उतना फोकस्ड होके पेपर दो, हो जाता है सर बहुत आराम से। So it's all about doing less and less silly यस, mistakes. अगर मिस्टेक नहीं होगा सर, जो बच्चा जितनी ज्यादा, सर हाँ अगर बोलो बोलो। मिस्टेक नहीं होगा तो सर हमें लगता है कि जो जो तैयारी किया, प्रैक्टिस किया, उसका तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हमें लगता है बस मिस्टेक रैंक 1 पे मिस्टेक करनी की है। वजह से ही बच्चे नीचे आ जाते हैं सर। अटेम्प्ट सर हमारे हम्म, जितना अटेम्प्ट, हमसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे सर यहाँ कॉलेज से बच्चे, लेकिन सर उनका मिस्टेक ज़्यादा हो गया था, मेरा हम्म। मिस्टेक थोड़ा कम हुआ तो नंबर आ गए सर। बस यही है, मिस्टेक अगर नहीं होंगे तो नंबर आ जाते हैं। तो गाइस बस इस चीज पे काम करना है, लिव इन प्रेजेंट, मिस्टेक्स नहीं करनी है, फोकस के साथ कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना है, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जो बच्चा जितने कम मिस्टेक करेगा ना, उसका रैंक उतना ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब बेटर की तरफ, 1 रैंक की तरफ, उतना बेटर रैंक उसका आएगा। पर ऐसा नहीं है कि 1 रैंक वाले ने मिस्टेक नहीं की होगी, मिस्टेक उसने भी की होगी, पर उसने कम की होगी, सर वो और बाकी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी ज्यादा ज्यादा सर वो ज्यादा ज्यादा। मिस्टेक सर टेस्ट सीरीज से ही सुधर पाएगी सर, टेस्ट सीरीज में अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो बहुत सही बात मिस्टेक कम हो जाती है सर। सर मेरे टेस्ट सीरीज में 24-24 क्वेश्चन गलत हुए है। थे सर स्टार्टिंग में, बाप रे। लेकिन सर वही सीखते सीखते सर पेपर में 10-11 क्वेश्चन गलत हुए थे बस। तो वही है कि अपने आप को बेटर बनाना है, इम्प्रूव करना है, और हर डिपार्टमेंट में इम्प्रूव करना है ना। तो सिली मिस्टेक्स वाले डिपार्टमेंट भी अगर इम्प्रूव करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। और अमन, तुम्हारा रिजल्ट दिख रहा है ना, काफी अच्छे आपके मार्क्स आए हैं इस साल के। एंड अनअकैडमी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से मैनी मैनी, मतलब हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स है। और कल का जो गेट रिजल्ट आएगा, क्या पता आज रात को आ जाए, है ना, वो आपका बहुत अच्छा जाए, है ना। और जो भी रैंक मैंने प्रिडिक्ट की है या आपने सोच रखी है, हम दोनों की एक्सपेक्टेशन से बेटर रैंक आए इस बार भी। जैसे पिछले साल बेटर रिजल्ट आया था हमारी एक्सपेक्टेशन से, इस साल भी कुछ ऐसा ही बेटर रैंक आए। तो ये मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, ठीक है। एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यूअर्स। एंड गाइस, इसी तरह से आप बाकी के सेशंस भी देखते रहिए, और बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा। हम फिर एक और सेशन के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड लेट्स थैंक यू क्लैप। सर।